ठीक है, आज हम देखेंगे फ्लो चार्ट क्या होता है। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट के बारे में जानते हैं। फ्लो चार्ट जो होता है वो हमारे प्रोग्राम का क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो मतलब अभी हम फ़िलहाल सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो जब भी हम कोई सी लैंग्वेज का या कोई भी नई प्रोग्रामिंग हम सीखते हैं तो उस लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है हम वो बिना फ्लो चार्ट के लिखते हैं। अगर वही प्रोग्राम हमें किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना है तो हम उसे समझाने में इतनी हमें आसानी नहीं होती, बहुत समस्या होती है। लेकिन जब हमारे पास फ्लो चार्ट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे प्रोग्राम का, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए हम अपने प्रोग्राम को बहुत आसानी से किसी दूसरे को समझा सकते हैं। और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ये हमारे प्रोग्राम को लॉजिक भी दर्शाता है हमारे प्रोग्राम का। तो ये हमारे प्रोग्राम का लॉजिक भी दर्शाता है और हमें लॉजिक डेवलपमेंट में और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत आसानी होती है। जैसे कि हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं कि किसी कंपनी के लिए करते हैं या खुद के लिए करते हैं। लेकिन जब हम किसी कंपनी के लिए या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए काम करते हैं तो क्या होता है, पहले हमें फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, जो कंपनी होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, हम मतलब जो प्रोग्रामर होता है वो कंटिन्यू वहाँ पे काम नहीं कर सकता। हो सकता है वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे असाइन कर दिया जाए उसे, या फिर वो कंपनी छोड़ के चला जाए। ऐसे में आपका कोड समझना, आपके कोड का फ्लो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या होता है, पहले फ्लो चार्ट बनाया जाता है, प्रोग्राम का फ्लो पहले तय होता है, उसके बाद कोडिंग की जाती है। ठीक है। जब हम फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं तो हमें कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, मतलब जो हमारा कोड है उसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत मदद मिलती है। और इससे इससे क्या होता है कि हमारा एक तो लॉजिक क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से हमें प्रोग्राम बनाना है, और मे बी आने वाले एरर्स जो होते हैं वो पहले ही हम समझ पाते हैं कि हाँ यहाँ पे एरर आ सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और जो रिज़ल्ट आता है हम उसको प्रॉपरली समझ पाते हैं। जब हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो उसी के हिसाब से हम कोड लिखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने मैंने बताया था आपको कि कंपनी में काम कैसे होता है कि जो प्रोग्रामर होता है उसे सिर्फ इतना बताया जाता है कि हाँ तुम्हें इतना ही करना है। जो कोड होता है उनको वो सिर्फ कोड इम्प्लीमेंटेशन का काम दिया जाता है। बाकी के जो मैनेजमेंट पर सीनियर्स होते हैं उनके, वो बताते हैं उनको कि किस तरीके से कोड करना है। ऑन पेपर वो बता देते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी फ्रीज़ हो जाती है, और जो फ्रीज रिक्वायरमेंट होती है उसी पे प्रोग्रामर क्या करता है, काम करता है। तो जो लिखा हुआ है उसको सिर्फ वो प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर देता है प्रोग्रामर। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा समय बचता है। और फ्लो चार्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि फ्लो चार्ट को हम किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में माने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। एक फ्लो चार्ट जो होता है वो फ्लो चार्ट, मान लीजिए आपने एक सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के लिए आपने एक फ्लो चार्ट बनाया। अब वो जो फ्लो चार्ट है वो सेम फ्लो चार्ट जावा के लिए भी काम करेगा, सी शार्प के लिए भी काम करेगा, वही फ्लो चार्ट। क्योंकि क्या है, जो लॉजिक है, जो प्रोग्रामिंग है वो सारा सेम है। हमारे प्रोग्राम का फ्लो क्या है, वो सेम होता है। अब ये जो फ्लो चार्ट है इसको बनाने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं।
अब ये जो सिंबल होते हैं इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले इसे ओवल कहा जाता है। ये जो होता है ये होता है ओवल, ठीक है। तो ये जो सिंबल होता है इसे स्टार्ट और एंड, स्टार्टिंग टर्मिनल और एंडिंग टर्मिनल भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसके ज़रिए हम हमारे फ्लो चार्ट का शुरुआत और फ्लो चार्ट का एंड इसी के ज़रिए करेंगे। प्रोसेसिंग के लिए इस सिंबल का यूज़ किया जाता है। इनपुट और आउटपुट को दर्शाने के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। जब हमें कोई डिसीजन लेना है सॉरी जब हमें कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के लिए हम लोग इस सिंबल का, इसे डायमंड सिंबल भी कहते हैं, इस सिंबल का यूज़ करते हैं। अब ये इतने सारे सिंबल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब इन सिंबल्स को जोड़ने का काम ये करता है एरो सिंबल, और एरो सिंबल के ज़रिए हम हमारे जो फ्लो चार्ट है उस फ्लो चार्ट का फ्लो भी डिसाइड कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका कि किस तरीके से ये फ्लो चार्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। अब हमें मान लीजिए कि 2 नंबर का एडिशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमने लिखा यहाँ पे स्टार्ट, ओवल शेप में लिखा ये स्टार्ट। फिर हमने क्या किया, डिक्लेयर किए 3 वेरिएबल ए बी और सी। फिर हमने क्या किया, 2 वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी, रीड कर दिया उन 2 वेरिएबल्स को, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या किया, हमने एडिशन की और फिर उसे डिस्प्ले कर दिया और यहाँ पर उसे स्टॉप कर दिया। ओवल के ज़रिए स्टार्ट हुआ और ओवल के थ्रू ही ये एंड हुआ है। जब हमने डिक्लेयर किया तो कैसे, ये रेक्टेंगल में डिक्लेयर हुआ ये, ठीक है। जब हम रीड कर रहे हैं तो ये देखिए इटैलिक रेक्टेंगल कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं इसे। जब हम कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग के लिए भी यहाँ पर ये रेक्टेंगल यूज़ हो रहा है। डिस्प्ले करने के लिए भी ये इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है और ये स्टॉप हो गया। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि स्टार्ट सिंबल क्या होता है, ओवल से स्टार्ट होता है। यहाँ पे ओवल से स्टार्ट हुआ, ये इस तरीके से है, ठीक है। ये इस तरीके से है। स्टार्ट के बाद क्या हुआ, ये एरो क्या दर्शाता है कि यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये है। फिर हमने क्या किया, डिक्लेयर की। अब हमने एडिशन का प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो एडिशन का किया है ना, हाँ सर। हाँ याद है ना प्रोग्राम, हाँ ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट को सामने रखकर हम लोग एडिशन का प्रोग्राम फिर से लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि क्या हमने इस जो फ्लो चार्ट है उस फ्लो चार्ट के जैसा ही हमारा प्रोग्राम बना है।
सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, तो हमने क्या कहा सबसे पहले, ओ क्या, ठीक है, स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग कैसे होती है, तो हमने यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ये स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिक्लेयर करने हैं 3 वेरिएबल। फिर हमने लिखा इंटीजर a, b, c। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रीड करना है। रीड करना माने क्या करना है, हमें उन वेरिएबल्स को वैल्यू देनी है। तो हमने कहा a इज़ इक्वल्स टू 10, b इज़ इक्वल्स टू 20। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रन टाइम पर भी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिए थे लास्ट लेक्चर्स में। printf इंटर फर्स्ट नंबर, scanf के ज़रिए हमने लिए थे। %d, %d हमने क्यों लिखा यहाँ पर, हमने यहाँ पर %d क्यों लिखा, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटीजर नंबर इनपुट कर रहे हैं, डिजिट इनपुट कर रहे हैं। तो %d क्या दर्शाता है, डिजिट दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल कीबोर्ड के ज़रिए रीड कर लिए। दूसरी स्टेप हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, c इज इक्वल्स टू a प्लस b हो गया। तीसरी स्टेप भी हो गई। फिर हमने क्या किया, डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले कैसे करते हैं, printf के ज़रिए। printf /n एडिशन ऑफ 2 नंबर इज क्या आएगा यहाँ पर, गाइस बात कीजिए आप लोग मुझसे, क्या होगा, गलत होगा और क्या होगा। हम क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, एडिशन डिस्प्ले कर रहे हैं। तो दोनों नंबर के एडिशन किस वेरिएबल में है अभी करंटली, ये क्लियर नहीं हो रहा है क्या आपको? नहीं सर, एक बार बताओ। हाँ, नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, अगर नहीं है तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, फ्लो चार्ट वाला छोड़ दीजिए अभी करंटली। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? हमने यहाँ पे क्या किया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। हाँ ठीक है, ये क्लियर है। हाँ ओके, अब हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम रन हो तो क्या हो, हमें
देखिए हम यहाँ पर वैल्यूज़ देंगे वेरिएबल को 10, 20 और उसके बाद एडिशन होके हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ए, बी और सी। तो यहाँ तक कोई किसी को कोई समस्या है? नहीं। नहीं, ओके, क्लियर। फिर ये जो है CLR SCR, ये क्या किया हमने, जो हमारी कंसोल स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन, ये ब्लैक विंडो, ये इस स्क्रीन को हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक मैसेज डिस्प्ले किया कि एंटर फर्स्ट नंबर, और फिर हमने क्या किया, जो ए का जो एड्रेस था मेमोरी में, जहाँ कहीं ए स्टोर हुआ है, ए वेरिएबल क्रिएट हुआ है, उस वेरिएबल के एड्रेस पे हमने क्या किया, ये जो हम इंटीजर नंबर, जो डिजिट हम इनपुट करेंगे, उस डिजिट को हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। एड्रेस ऑफ ए, हमने क्या किया, जो डिजिट है जो हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देंगे, वो डिजिट हमने इस ए के एड्रेस पे स्टोर कर दिया। ओके, हाँ ओके। ठीक है। फिर हमने क्या किया, यस प्रिंट एफ, दूसरा स्टेटमेंट दिया हमने, एंटर सेकंड नंबर। अब ये जो सेकंड नंबर है वो भी क्या है, एक इंटीजर ही है, डिजिट ही है। तो उस बी के एड्रेस पे हमने वो डिजिट स्टोर कर दिया। ओके, ओके सर। क्लियर। अब इन दो नंबर्स की एडिशन करनी है। तो दो नंबर की एडिशन कैसे करेंगे, हमने कहा C इज इक्वल्स टू A प्लस ए B। प्लस बी। ठीक है, A प्लस B हो गया अभी। अब हम क्या चाहते हैं कि एडिशन तो हो गई, अब इसका रिजल्ट भी डिस्प्ले करना है हमें। ओके, तो रिजल्ट कैसे डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले करने के लिए कौन सा फंक्शन हम यूज़ करते हैं, कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन हम यूज़ करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन। तो प्रिंटफ फंक्शन हमने ये लिखा यहाँ पे, और एक मैसेज दे देते हैं कि एडिशन ऑफ टू टू नंबर्स। नंबर इज। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक इंटीजर नंबर प्रिंट करना है। ओके, तो कंपाइलर को वैसे बताना पड़ेगा हमें कि हाँ एक इंटीजर नंबर हम प्रिंट कर रहे हैं। तो क्या देंगे हम यहाँ पर, %d। तो हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया कि यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर नंबर भी प्रिंट होगा, यहाँ पे डिजिट भी प्रिंट होगा। फिर हमने बताया कि कौन सा डिजिट प्रिंट होगा, तो C के अंदर C के अंदर जो वैल्यू हमने, हाँ C के अंदर जो हमने कलेक्ट किया है वो। तो यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया और हमने ये प्रोग्राम हमारा सेव किया। अब इसे कंपाइल करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ये? यस सर। किसी और को कोई प्रॉब्लम? प्रथम जी? नहीं सर। क्लियर है बिल्कुल? सर जो स्कैन, सर मेरा एक डाउट है। जी जी बताइए। जो स्कैन ऐप में परसेंटेज का यूज किया गया है सर, यहाँ पर जी, हाँ तो सर इसका काम क्या है सर, ये चीज समझ नहीं आई मुझे। परसेंटेज सॉरी, हाँ यही ना? हाँ हाँ सर यही। ठीक है। देखिए क्या होता है कि हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देंगे। अब जो इनपुट होता है वो डिजिट हो सकता है, मतलब कंप्लीट नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर पॉइंट में हो सकता है, 10.5 8.2 ऐसा हो सकता है, या फिर कोई कैरेक्टर हो सकता है, A B C, है ना? जी। तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि क्या इनपुट दिया है हमने? ओके, तो कंपाइलर को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट किस प्रकार का है, उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे कौन से डेटा टाइप में वैल्यू कलेक्ट कर रहे हैं? इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर नंबर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंपाइलर को कैसे बताते हैं? तो %d, डी फॉर, हाँ डी फॉर डिजिट होता है।
ठीक है, yes sir. ओके। ठीक। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ? ओके। जी सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब आते हैं फ्लो चार्ट पे। दोनों स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है? हाँ Yes sir. ओके, देखिए हमने क्या किया, स्टार्ट किया हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। Right में. ठीक है, मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डिक्लेयर ए बी सी। तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, ए बी और सी 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए। ठीक है, फिर क्या कहा हमने, रीड ए एंड बी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कीबोर्ड के ज़रिए ए और बी को रीड कर लिया। ठीक है, ए और बी को हमने रीड कर लिया, मतलब कीबोर्ड के ज़रिए हमने इनसे इनपुट ले लिया। ओके, जी सर. ठीक है, फिर हमने कहा इनकी एडिशन करो। तो ये c इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये देखिए c इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी, यहाँ पर हमने एडिशन कर दी इनकी, और जो एडिशन है वो c में कलेक्ट कर ली हमने। फिर क्या कहा, डिस्प्ले c, यहाँ पर हमने डिस्प्ले c कर दिया। स्टॉप, हमने गेट ch के ज़रिए हमने रुक गए हम लोग। ओके, तो जी सर. ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये अब यही प्रोग्राम हम लोग सी प्लस प्लस में भी फ्लो चार्ट सेम यूज़ कर सकते हैं। बस क्या होंगे उसके जो सिंटैक्स होंगे प्रोग्रामिंग के, वो अलग होंगे। जावा में भी हम इसी फ्लो चार्ट के ज़रिए एडिशन का प्रोग्राम कर सकते हैं, सी शार्प में, वीबी डॉट नेट में, इवन विजुअल बेसिक 6.0 में भी हम लोग यही प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, यही फ्लो चार्ट यूज़ करके हम अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जितनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सभी में हम हमारे इस फ्लो चार्ट के ज़रिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बस उनके सिंटैक्स अलग होंगे, लेकिन जो फ्लो चार्ट है वो कॉमन रहेगा। अगर आप फ्लो चार्ट प्रॉपरली बना रहे हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने में आपको आसानी होगी। बस उस लैंग्वेज के प्रोग्राम सिंटैक्स समझना आपको आना चाहिए। अगर आपको उस लैंग्वेज के सिंटैक्स आते हैं प्रॉपरली, तो आप उस लैंग्वेज में तुरंत वो कोड इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये क्लियर है? जी सर. ये क्लियर है? हाँ सर. ठीक है, अच्छा ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, अभी आप मुझे बताइए कि अगर हमें हम लोग अगर मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम करते हैं, मैं कहूँ अगर कि मुझे मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम करना है, तो फ्लो चार्ट कैसे आएगा? हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, सर पहले स्टार्ट होगा. स्टार्ट होगा, हाँ, फिर डिक्लेयर करेंगे हम लोग. ओके। ये चलिए मान लीजिए डिक्लेयर में से एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. ए बी सी। हाँ सर. उसके बाद से हम लोग रीड करेंगे. रीड किया हमने, ए और बी को रीड कर देंगे. ए और बी को रीड किया, और फिर उसके बाद से सी मतलब इक्वल टू करेंगे हम ए मल्टीप्लाई बी, और डिस्प्ले सी कर देंगे. ठीक है, एरो सर रहेगा. जी जी, और डिस्प्ले सी करके फिर स्टॉप कर देंगे. डिस्प्ले सी। यस सर.
देखिए ये एरो है, जो जो एरो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका एरो ये दर्शाता है कि आपका हाँ सर, प्रोग्राम फ्लो बताता है कि फ्लो किस फ्लो बताता में है, जा रहा है। किस फ्लो में जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। जब हम इफ स्टेटमेंट्स देखेंगे, कंडीशन स्टेटमेंट्स देखेंगे, तो अब हम इस फ्लो चार्ट के बारे में और ज़्यादा जानेंगे कि ये जो एरो है ये क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? जी सर। ओके। हाँ सर। हाँ, तो आप लोगों को और एक कन्फ्यूजन था। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया फ्लोट, ठीक है, हमने क्या किया, डेटा टाइप हमारा चेंज कर दिया। अब जो फ्लोट वैल्यूज़ होती है वो कैसे होती है, 8.2 या सर फ्लोट, हाँ सर, हाँ वो दशमलव मतलब पॉइंट में आता है, पॉइंट में इंटीजर आते हैं। वैल्यू डायरेक्ट मतलब नंबर में आता है, ठीक है, तो उसमें पॉइंट डेसिमल नहीं रहता। डेसिमल नहीं रहता उसमें, हैं? तो ये नॉन डेसिमल वैल्यूज़ होती है। ठीक है, तो जब हम क्या सर, एक बार फिर से बता। जी, ये जो फ्लोट वैल्यूज़ है, ओके, इंटीजर इवन हम अगर 10 लिखते हैं तो फ्लोट जो है वो क्या लिख सकते हैं हम, b1 इज इक्वल्स टू, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं, 10.5 पे लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है, यानी इतने भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट a1 वैल्यू a1 प्रिंट होगा क्या ये? हम यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, क्या वो प्रिंट होगी क्या कंसोल स्क्रीन पर? जी सर, नहीं सर, नहीं होगी। अच्छा, सर परसेंटेज डी हमने बाकी नहीं दिया ना, डी। तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है, परसेंट डी। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कंपाइलर को कि ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है, डिजिट डिजिट है ये। और फिर यहाँ पे क्या देना होगा हमें, परसेंट एफ। हम यहाँ पर कंपाइलर को क्या बताएंगे कि ये फ्लोट वैल्यू है। वही फ्लोटिंग वर्ड। ठीक है, अब देखिए हमने कंपाइल किया, इसे रन किया, जैसे फ्लोट का जो वैल्यू आया उसमें डिजिट मतलब डेसिमल में आया है, वो डेसिमल में आया है वो। 10.00 समथिंग मतलब आया है। CLR के ज़रिए कंसोल स्क्रीन क्लियर कर दी हमने, कंपाइल किया, रन किया। अब देखिए जो यहाँ पर फ्लोट वैल्यू है b1 जो है, b1 क्या है, 10.0000। ठीक है, लेकिन जो a है, a की जो वैल्यू है वो क्या है, कंप्लीट 10 है। हमने यहाँ पर जब a के अंदर जब हमने वैल्यू दी थी, b1 के अंदर जब वैल्यू दी थी तो क्या थी, सिर्फ 10 थी। लेकिन फ्लोट के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होती है, डेसिमल, विथ विथ डेसिमल विथ वैल्यू। डेसिमल पॉइंट्स स्टोर होता है। ठीक है, दशमलव के बाद वाली भी वैल्यू स्टोर होती है उसे उसमें। तो जब हमने उसके लिए इसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया, तब उसने क्या किया कि खुद से अपने आप उसने ये वैल्यूज़, सेम वैल्यू दे देगा। हाँ, असाइन कर दी। जब हम इसे ऐसे वैल्यूज़ दे रहे हैं, 10.28 अब दे रहे हैं हम इसे, हमने कंपाइल किया, 0 एरर 0 वार्निंग, रन किया, तो देखिए ये आ गया। ठीक है, तो आपको यस। फ्लोट और इंटीजर वैल्यू
कैसे प्रिंट करते हैं ये पता चल गया। यस सर। अब हम करते हैं, हमारे प्रोग्राम को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एडिशन करनी है, वही ए बी सी। क्या करेंगे हम यहाँ पर, कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट लेंगे। प्रिंट, हाँ। तो क्या आएगा, स्कैनफ सर। प्रिंट एफ एक मैसेज दे देंगे। हाँ, पहले मैसेज डालेंगे। मैसेज क्यों देते हैं हम, डायरेक्टली अगर हमने यहाँ पे स्कैनफ दिया, स्कैनफ में क्या आएगा, परसेंटेज एफ आएगा। परसेंटेज एफ आएगा। वेरी गुड। और यहाँ पर क्या आएगा फिर, एड्रेस ऑफ, किस एड्रेस पे दे रहे, एड्रेस ऑफ सी, सी या ए पे। ठीक है कोई भी दे सकते हैं, हम सी दे सकते हैं। फिर क्या आएगा, स्कैनफ परसेंट एफ एड्रेस ऑफ बी। बी। अब हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, सी। प्रिंट एफ स्लैश एन एडिशन ऑफ टू नंबर इज, क्या आएगा यहाँ पर, परसेंटेज एफ आएगा, और यहाँ पे आएगा ए। सेव किया हमने, कंपाइल किया, 0 एरर 0 वार्निंग। अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन दिखा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्सर ब्लिंक हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि करना क्या है। यस। ठीक है, अब ये तो कोड हमने लिखा है, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज इनपुट करनी है। हमने यहाँ पे दिया 50, 2 वैल्यू डालने पड़ेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आया 30.50, क्या आना चाहिए आउटपुट, 51 सर। क्या बात है, बढ़िया। ठीक है, तो जब हमें पता नहीं, हमें खुद को ही पता नहीं चल रहा है कि क्या करना था, तो इस वजह से हम यहाँ पर कंसोल स्क्रीन पे ये मैसेज देते हैं कि जब भी कोई यूज़र इसे यूज़ करे तो उसे पता चले कि करना क्या है। यस सर। ठीक है, देखिए अब मैसेज आ रहा है तो पता चल रहा है कि हाँ क्या क्या करना है, वैल्यू इनपुट करनी है 10 40। तो देखिए एडिशन ऑफ टू नंबर इज 50। ये क्लियर है अभी, ओके सर। यस सर। ओके ग्रेट। तो आज रुकते हैं फिर यहीं। अब कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग रुकते हैं यहीं।